1971 से कुछ अरसा पहले पाकिस्तान से हजारों किलोमीटर दूर दो दोस्त एक फैसला करने की कोशिश कर रहे थे। ना उनके पास फूड इंडस्ट्री का तजर्बा था और ना मिसालों का कोई बिजनेस, और ना ही उनमें से किसी ने सोचा था कि एक दिन उनकी कंपनी दुनिया के तकरीबन 40 से ज्यादा ममालिक तक पहुंच जाएगी। मगर इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा उनकी कामयाबी नहीं बल्कि वो फैसले थे जो आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। अस्सलामुअलैकुम TRK चैनल पर खुश आमदीद। तो आज की हमारी वीडियो होने जा रही है पाकिस्तान की सबसे अहम कंपनी नेशनल फूड्स के नाम। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। तो इन दो दोस्तों में से एक लड़का कुछ अरसा पहले तक पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट क्रिकेट खेल चुका था और एक बाकायदा टेस्ट क्रिकेटर, मगर उस दौर में क्रिकेट से इतनी आमदनी नहीं आती थी कि घर का गुजारा चल सके। और दूसरा दोस्त यानी कि दूसरा लड़का इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर से टेक्सटाइल में टेक्निकल तालीम मुकम्मल कर चुका था। अपने पूरे ग्रुप में वही शख्स बाकायदा टेक्निकल डिग्री रखता था और इन दोनों के पास ना फूड फैक्ट्री का कोई एक्सपीरियंस था और ना मसाला जात का कोई बैकग्राउंड। इनका असल बिजनेस टेक्सटाइल का था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन तमाम हकायक के बावजूद आगे जो होने वाला था, शायद उस वक्त खुद उन्हें भी ये मालूम नहीं था कि हमारे साथ क्या होने जा रहा है। फिर भी 25 साल बाद जिस कंपनी की बुनियाद उन्होंने रखी वो आज 40 से ज्यादा ममालिक में फैली हुई है, यानी 5 बरआज़म तक उनकी प्रोडक्ट्स जाती हैं। अब सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि एक क्रिकेटर और एक टेक्सटाइल बैकग्राउंड वाला शख्स दोनों ने मिलकर पाकिस्तान के किचन में एक इनकलाब कैसे बर्पा किया, और क्या ये कहानी वाकई ही इतनी ही चमकदार है जितनी कॉरपोरेट रिपोर्ट्स में दिखाई जाती है। आइए इसी सवाल का जवाब तलाश करते हैं। वकार हसन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से पढ़े हुए और पाकिस्तान के नामवर टेस्ट क्रिकेटर में शुमार होते थे, लेकिन उस दौर में क्रिकेट कैरियर का मतलब माली तहफ़्फ़ुज़ नहीं था, लेकिन घर की सपोर्ट के लिए उन्हें कुछ और करना चाहिए था। दूसरी तरफ अब्दुल मजीद FC कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएट और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से टेक्सटाइल में टेक्निकल तालीम हासिल कर चुके थे और ग्रुप में वो वाहिद शख्स थे जिनके पास बाकायदा टेक्निकल डिग्री थी। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि इन दोनों ने जो बिजनेस पहले शुरू किया था वो असल में टेक्सटाइल का था, लेकिन उस वक्त उनके जहन में कहीं नहीं था कि हम फूड बिजनेस शुरू करेंगे। फिर एक गुफ्तगू ने सब कुछ बदल दिया और वो गुफ्तगू पाकिस्तान से कई किलोमीटर दूर 1970 में हुई। दोस्तों के दरमियान सवाल उठा वापस जाकर क्या किया जाए। दोनों का ताल्लुक मिडिल क्लास फैमिली से था और वो आपस में मशवरा कर ही रहे थे कि बात फूड की तरफ मुड़ गई और ख़ास तौर पर मिसाला जात की तरफ। और इनका मकसद कंज्यूमर्स को खालिस और हिफ्ज़ाने सेहत के मुताबिक पैक शुदा मसाला जात फराहम करना, ताकि किचन का वक्त भी बचे और इनकी सेहत भी बेहतर रहे। सीधी सी बात लगती है ना, लेकिन उस वक्त के हालात में ये फैसला इतना सीधा नहीं था, बल्कि 1970 के कराची में एक कायम शुदा टेक्सटाइल बिजनेस को छोड़कर मिसाला जात में डाइवर्सिफाई करना कोई महफूज फैसला नहीं था। और ये वही मोड़ था जिसने आगे चलकर पूरी कंपनी की सिमत तय की, और यहीं से एक असूल जन्म लेता है जो बाद में पूरी कंपनी की बुनियाद बना। ये बात आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी कि वहाँ फाउंडर्स ने तय किया था कि हम अपनी कंपनी में, हम अपने बिजनेस में किसी भी रिश्तेदार को या किसी फैमिली मेंबर को शामिल नहीं करेंगे, और इसका मकसद सिर्फ प्रोफेशनल कल्चर कायम रखना था। और बाद में जब दूसरी नस्ल यानी कि इनके बेटे अबरार हसन कंपनी में आए तो उन्हें भी मैनेजमेंट और स्ट्रेटजिक फैसले में मुकम्मल आज़ादी दी गई। और फाउंडर्स की फिलॉसफी में एक और बात वाज़ह तौर पर लिखी गई जिसे ट्रिपल बॉटम लाइन, जिसे
پیپل، پلانٹ اور پروفٹ کہتے ہیں، جس کا مطلب صرف پروفٹ نہیں بلکہ ایک کارپوریٹ سٹیزن بننا۔ یہ الفاظ بعد میں سالانہ رپورٹس میں فارمولائز ہوئے، لیکن انٹرویوز میں کمپنی کے لوگ اسے آج بھی نمبرز کے پیچھے نہ بھاگنے اور ایک ایگزیکیوشن فوکسڈ کلچر کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ لیکن کسی بھی فلسفی کی اصل آزمائش پیپر پر نہیں بلکہ پریکٹیکل ہوتی ہے، اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ فلسفی الگ چیز ہے اور پریکٹیکل طور پر اسے قائم کرنا الگ۔ اور یہی عملی سفر اب ایک چھوٹے سے آفس سے شروع ہونے والا تھا۔ 1980 کی دہائی میں کمپنی نے ریسیپیز مکسز متعارف کروائے، اور یہ صرف ایک نئی پروڈکٹ کیٹیگری نہیں تھی بلکہ کمپنی کے الگ مرحلے کی شروعات تھی۔ اور اس کے بعد ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے پوری انڈسٹری میں کمپنی کی ساکھ بدل دی۔ نیشنل فوڈز امریکن کمپنی میکٹرومک کی سرٹیفائیڈ وینڈر بن گئی، اور نیشنل فوڈز کے مسالہ جات صرف مقامی معیار پر نہیں بلکہ ایک بین الاقوامی بینچ مارک پر بھی سیل ہونے لگے۔ اور یہ کمپنی کے لیے صرف ایک سرٹیفکیشن نہیں بلکہ ایک اعتماد کا نیا ساتھ تھا۔ پھر آیا 30 مارچ 1988، وہ دن جب گورنمنٹ کے ایک خاص اجلاس کے ذریعے، جسے EOGMB کہا جاتا تھا، کمپنی پبلک لمیٹڈ میں تبدیل ہوئی اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر لسٹڈ ہو گئی۔ اب ذرا سوچیں، ایک ایسی کمپنی جو کچھ سال پہلے تک صرف ایک چھوٹے آفس میں مسالہ پیک کر رہی تھی، اب پبلک انویسٹر کے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ یہ فیصلہ صرف اونرشپ نہیں بدل رہا تھا بلکہ کمپنی کے کام کرنے کے طریقے بھی بدل رہا تھا۔ پہلے ایک گلوبل برانڈ کے معیار پر پورا اترنا، پھر پبلک مارکیٹ میں داخل ہونا، اور پھر ایک انٹرنیشنلی طور پر سب کا اعتماد حاصل کرنا۔ اور اس کے بعد 1990 کی دہائی نیشنل فوڈز کے لیے بلندی کی دہائی بنی، اور جو اچار نیشنل فوڈز کے ہم آج کھاتے ہیں، ان کی بہت سی قسمیں اس وقت شائع کی گئی، اور اس کے ساتھ کیچپ، جیم اور جیلی اور ان کی بہت سی پروڈکٹس مارکیٹ میں ایک نئے اعتماد کے ساتھ سامنے آئیں۔ اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ پہلی اس کمپنی نے 1 بلین روپے کا ہدف عبور کیا۔ باہر سے دیکھ کر لگتا ہے نا کہ سب منصوبہ بندی کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے، لیکن تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی تھا۔ اس کامیابی کے پیچھے ایک مسئلہ چھپا ہوا تھا، اور ایک ایسا مسئلہ جسے کمپنی کے اپنے لوگ انٹرویوز میں کھل کر تسلیم کرتے ہیں۔ نیشنل فوڈز کو اس وقت ایک خاص تصور کا سامنا تھا، اور وہ تصور سیت کمپنی کا تھا۔ بحیثیت وہاں کے لوگ خود ملٹی نیشنل کمپنی کو زیادہ ترجیح دیتے تھے، اور خود کمپنی کے اندرونی حالات بتاتے ہیں کہ 1990 کی دہائی میں HR مینیجر کی پوسٹ کے لیے ایک پروفیشنل ملنا مشکل ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ زیادہ تر امیدوار ریٹائرڈ فوجی افسر یا MNC سے ریٹائر ہونے والے مہنگے پروفیشنل کے طور پر آتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ زیادہ تر باہر کی کمپنیوں کو پریفر کرتے تھے اور اپنی کمپنیز کو پریفر نہیں کیا جاتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی پے ان کی نسبت بہت کم ہوتی تھی۔ جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، ہر کوئی ڈالرز کے پیچھے ہے اور ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم ڈالرز میں کمائیں۔ تو اتنے میں 2000 کا عرصہ شروع ہوا، یعنی نئی صدی کے ساتھ نیشنل فوڈز نے ایک نئی کیٹیگری میں قدم رکھا جسے انسٹنٹ ڈیزرٹس بھی کہا جاتا تھا، اور اسی دور میں پورٹ قاسم پر ایک نئی پروڈکشن فیسلٹی کا آغاز ہوا جو آنے والے برسوں میں کمپنی کی مینوفیکچرنگ کا مرکز بننے والی تھی۔ کمپنی کا لوگو اور پیکیجنگ بھی نئے سرے سے ڈیزائن کی گئی، اور فروٹلی کے نام سے ایک انسٹنٹ ڈرنک کیٹیگری بھی متعارف کرائی گئی۔ بظاہر یہ سب الگ الگ تبدیلیاں لگتی ہیں، لیکن اگر انہیں ایک ساتھ دیکھا جائے تو ایک واضح سمت نظر آتی ہے، جس کا مطلب صاف طور پر یہ تھا کہ نیشنل فوڈز اب صرف مسالہ کمپنی نہیں بلکہ ایک مکمل کنوینئنس فوڈز کمپنی بن رہی ہے۔ اور جب یہ سمت طے ہو گئی تو اگلا سوال بھی واضح ہے کہ پاکستان کی سرحدوں سے باہر
कैसे जाया जाए। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में दाखिल होने से पहले एक मजबूत स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी था, और फिर इन्होंने इंटरनेशनलिज्म के लिए एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर बनाया, और आज इसी स्ट्रक्चर की वजह से नेशनल फूड्स अपनी प्रोडक्ट 40 से ज़ायद ममालिक में तकरीबन 300 डिस्ट्रीब्यूटर्स के नेटवर्क के ज़रिए बेच रही है। लेकिन इतना बड़ा आलमी नेटवर्क एक ही फैसले से नहीं बना, इसके पीछे कई साल की मुसलसल मेहनत, और अब कहानी इसी मरले में दाखिल होने वाली थी। 2011 के बाद कंपनी के सफ़र ने एक नई रफ्तार इख्तियार की, और ये दौर नेशनल फूड्स की तारीख का सबसे अहम मोड़ साबित हुआ। कंपनी ने दुबई में अपनी पहली बैनुल अक़वामी सब्सिडियरी कायम की, जिसे नेशनल फूड DMCC के नाम से अब भी जाना जाता है, और इस चीज़ का मकसद वाज़ह था कि मिडल ईस्ट की मार्केट में अपने कदम जमाना। लेकिन जैसे जैसे कंपनी पाकिस्तान से बाहर बढ़ रही थी, वैसे वैसे एक नया चैलेंज भी सामने आ रहा था, और इसी दौरान एक मसला सर उठा रहा था, जो पाकिस्तान की ज़रूरी सप्लाई का एक पुराना चैलेंज है, जो सुर्ख मिर्च की फसल में आलूदगी का मसला था, जिसे एफ्लाटॉक्सिन भी कहा जाता है। और इसी वजह से नेशनल फूड्स को अपनी पूरी सप्लाई चेन दोबारा से रीमॉडल करनी पड़ी, ताकि उसे एफ्लाटॉक्सिन फ्री बनाया जा सके। यह कोई छोटा काम नहीं था, क्योंकि यही वो मेयार था जिससे एक्सपोर्ट मार्केट का एतमाद जीता जा सकता था। और इसी दौर में हलाल फ्रोज़न मील्स, निम्को स्नैक्स, गुजरावाला फैक्ट्री और सेंस ऑन स्नैक्स भी लॉन्च हुए। एक नया कॉरपोरेट ऑफिस भी वजूद में आया, और पोर्ट कासिम प्लांट भी इस वक्त ग्लोबल स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन हासिल कर चुका था। और तकरीबन 2019 में कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लांट के तहत तकरीबन 3300 से ज़ायद आउटलेट्स पर डायरेक्ट टू डोर सेलिंग की गई, यानी कि 1,43,456 से ज़्यादा सारिफीन से रास्त राब्ता किया गया। और केचप की तकरीबन 60% वैल्यू शेयर्स बरकरार रखने के लिए प्राइस ऑफ यानी कि डिस्काउंट्स लगाए गए, और इन्फ्लुएंसर्स के ज़रिए इसकी प्रमोशन करवाई गई, और मकामी रेस्टोरेंट्स के साथ पार्टनरशिप की गई, और अचार के लिए मॉडर्न ट्रेड शॉपर्स एक्टिवेशंस हुई, और 35 ग्राम के साशे दोबारा 10,000 से ज़ायद स्टोर्स में मुतारिफ करवाए गए। और ये सब अलग अलग मार्केटिंग एक्टिविटीज़ नहीं थीं, बल्कि इन सब का मकसद एक ही था, सारिफीन के साथ ताल्लुक़ मजबूत करना और उनका एतमाद जीतना। और 2020 से 2024 का दौर नेशनल फूड्स के लिए सबसे ज़्यादा फैसला कौन और सबसे ज़्यादा महंगा साबित हुआ, और वो कैसे, तो आए आपको बताते हैं। न्यू प्रोडक्ट्स का सिलसिला जारी रहा। नेशनल क्रश्ड अचार, कड़ी पाउडर और प्रीमियम चंकी जैम्स, और इसके अलावा बहुत से मिसाला जात बनाए गए। और इसके अलावा कंपनी ने अमेज़न, वॉलमार्ट और ईबे पर ऑनलाइन पोर्टल्स भी खोल दी, और अमेरिका और कनाडा की मार्केट में रास्त ई कॉमर्स मौजूदगी को साबित किया। और फिर आई कंपनी की 50 साल सालगिरह एक नई विजन के ऐलान के साथ, जिसमें ये टैगलाइन शामिल की गई कि क्रिएटिंग फूड्स दैट एनरिच द लाइव्स ऑफ पीपल एवरीवेयर। और इसी के साथ नेशनल फूड्स ने फैसलाबाद में एक फ्लैगशिप फैक्ट्री का आगाज़ किया, जिसमें तकरीबन 7 बिलियन रुपए की सरमायाकारी की गई, और 30 एकड़ का रकबा, और इसके साथ तकरीबन 6,000 टन माहाना कैपेसिटी का काम शुरू हुआ, जिसके लिए तकरीबन 600 से ज़्यादा नई नौकरियां मिली। और जहां नेशनल फूड्स वालों ने गलती ये की कि उन्होंने अपनी पूरी तगदो फैसलाबाद प्लांट पर लगा दी, जबकि इसी वजह से इन्हें गुजरावाला और इसके अलावा 2 और प्लांट्स बंद करने पड़े। लेकिन सितंबर 2023 में सिंध के इलाके में 500 एकड़ ज़मीन पर टमाटर काश्त किए गए, और फरवरी 2024 तक तकरीबन 8,000 टन प्रीमियम क्वालिटी टमाटर हासिल किए जा चुके थे। और इसका मकसद यूएस में एक नई ब्रांच मुतारिफ कराना था, और ये इसलिए किया गया ताकि जो प्लांट्स पहले बंद हुए हैं उनसे लॉसेस कवर किए जाएं और प्रॉफिट को एक बार फिर संभाला जाए। लेकिन FY24 यानी कि फाइनल ईयर
यानी कि 2024 का जब फाइनल रिकॉर्ड निकाला गया, नेशनल फूड्स ग्रुप की नेट सेल 26 अरब रुपए से बढ़कर 40 अरब रुपए तक पहुंच गई, जिसका मतलब था तकरीबन 51% ग्रोथ। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इनकी सेल्स तो बढ़ गई थी, लेकिन प्रॉफिट में इन्हें तकरीबन 10 से 11% का लॉस हुआ, जो कि बहुत ही ज़्यादा था। और अगर बात करें 2023 में नेट प्रॉफिट की, तो वो तकरीबन 3.6% था। और इसी के साथ 2024 में 51% की सेल्स ग्रोथ में बेहतरी आई, लेकिन इन्हें उस वक्त 2.5% प्रॉफिट मार्जिन हुआ, जो कि पिछले साल से और उनसे पिछले साल से बहुत ज़्यादा कम था। और इसी वजह से 2025 में नेशनल फूड्स ने अपने 60% शेयर्स में से 50.5% शेयर्स बेच दिए और अकाउंटिंग के लिहाज से उसे FIR 5 के तहत डिस्काउंटेड ऑपरेशंस के तौर पर जाहिर किया गया। तो इसीलिए इन्होंने इस वक्त लोन लेना शुरू कर दिया और इसी के साथ इन्होंने अपनी कमजोरियां भी छुपाना शुरू कर दी। और अगर इस कहानी का रिजल्ट निकालें तो ये निकलता है कि नेशनल फूड्स की कहानी हमें ये बताती है कि तरीका मुमकिन है, चाहे आप बैकग्राउंड में क्रिकेटर हों या फिर टेक्सटाइल मिल में हों या कुछ भी ना हो। लेकिन ये भी याद दिलाती है कि सब कुछ बदल दिया और वो गुफ्तगू पाकिस्तान से कई किलोमीटर दूर 1970 में हुई। और ये थी नेशनल फूड्स की कहानी, एक छोटे से ऑफिस से शुरू होकर एक आलमी सफ़र तक। और इसमें जो जो भी मुसीबतें इनको आईं, हमने वो कवर करने की पूरी कोशिश की। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल TRK को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।